अच्छा, मैं डायरेक्ट इसके पेमेंट के ऑप्शन पे जाऊँगा और दूसरा ये ऑप्शन है कि आप इसको कस्टमर अकाउंट को भी चार्ज कर सकते हैं, वो यहाँ से हम देख लेते हैं कि पेमेंट के मेथड आ गए हैं कि आपने बैंक से करनी है पेमेंट, कस्टमर अकाउंट से करनी है या कैश से करनी है, ठीक है? तो मैंने सिलेक्ट किया है तो उसने कैश में मुझे ऑटोमेटिकली दे दिया है कि आपका 421 आ रहे हैं, तो मैं सिलेक्ट करने के बाद कुछ भी लिखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ या 421 थी तो मैं यहाँ पे 500 लिखता हूँ कस्टमर। ओके, कैश पेमेंट मेथड कॉन्फ़िगर नहीं है, मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें सेलेक्ट करता हूँ 500, ठीक है? तो अब जैसे मैंने 500 सेलेक्ट किया देखें मुझे बता रहा है सिस्टम के चेंज 78.80 तो ये आपने उसको कस्टमर को वापस करना है। तो उसके बाद मैं वैलिडेट करूँगा और ये इसका मैंने बताया था कि जैसे आप वो अगर आपका दराज़ भी इंटीग्रेटेड है तो यहाँ पे चेंज आ रहा है तो वो ओपन होगा। तो मैं वैलिडेट करूँगा, कैन नॉट रिटर्न चेंज विदाउट अ कैश पेमेंट मेथड, देयर इज़ नो कैश पेमेंट मेथड अवेलेबल इन दिस पॉइंट ऑफ सेल टू हैंडल द चेंज, प्लीज़ पे द एग्जैक्ट अमाउंट और ऐड कैश। 1 मिनट मुझे चेक कर लेने दें, ये कैश पेमेंट मेथड क्यों नहीं दे रहा? दोबारा जाता हूँ, होप सो जनरल चेंज किया है, तो रिज़ॉल्व होना चाहिए ये मेथड एरर। ओपनिंग बैलेंस अब चूँकि बंद हुआ था पहले दोबारा पूछ रहा है आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है, मैं ज़ीरो के साथ ही प्रोसीड करता हूँ, ओपनिंग कैश का बैलेंस बेसिकली वो पूछता है। तो ऑर्डर जिस जहाँ पे मैंने छोड़ा था वैसे ही आ रहा है, तो मैं पेमेंट करता हूँ इस पे कैश और मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी 500 वैलिडेट करता हूँ,
customer is required for cash payment method. Okay. Very good. ठीक है, तो जैसे ही आप ऑर्डर प्रोसेस करेंगे ये आपका प्रिंट का उसकी रिसीट भी आ जाएगी छोटी-सी ऑर्डर की, और अगर आपका प्रिंटर जो है वो अटैच है आपके सिस्टम के साथ, ये प्रिंट उसके ऊपर ऑटोमैटिकली चला जाएगा। ये प्रिंट जो है, प्रिंट का फॉर्मेट आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं इसमें, लेआउट ओडू में आके आप ऑर्डर का, ठीक है? और इसके बाद न्यू ऑर्डर पे जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो ऑटोमैटिकली वो न्यू ऑर्डर पे ही होता है आपका कर्सर, आप सिर्फ एंटर कर दें तो उसमें आप ऑटोमैटिकली आ जाएँगे, ठीक है? जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे तो वो पीओएस से रिलेटेड तो पूछ सकता है। अगर मैं वापस जाऊँ तो कुछ चीज़ें आपको दिखानी हैं। अगर मैं अब मैंने ये ऑर्डर डाल दिया है, तो अगर मैं इसका सेशन यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, तो एक तो ये कि यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि आपका एक्सपेक्टेड कैश ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक ही ऑर्डर डाला है। एक्सपेक्टेड कैश वो आपकी सेल से निकालता है कि आपने इतनी की सेल की है, तो आपका एक्सपेक्टेड कैश ये होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे बताएँगे कि काउंटेड कितना हुआ है, आपका कितना निकला है। तो मैं यहाँ पे अगर 420 डाल देता हूँ, तो साथ मुझे डिफरेंस भी बताएगा कि आपका डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो ये पीछे आप टॉलरेंस लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्लोजिंग नोट देना है, तो वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लीविंग टिल कर देता हूँ। तो क्लोज द सेकंड, डू यू वांट टू एक्सेप्ट पेमेंट डिफरेंस एंड पोस्ट अ प्रॉफिट और लॉस। मैं आपको कर देता हूँ कि 1.20 का जो डिफरेंस है उसको एक्सेप्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो आपका डिफरेंस भी निकल सकता है। तब ये मेरा सेशन क्लोज हो गया। अब इस पे वो सेशन था, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे जितने भी आपके एक दिन में फॉर एग्जांपल आपका 10 दफ़ा वो सेशन एक्टिव हुआ था, आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। अब मैंने 3 दफ़ा उसको विदाउट एनी एंट्री बंद किया था, वो भी आ रहे हैं। एक वाले में मैंने एंट्री की थी, तो अगर किसी एक को मैं ओपन करूँ तो उसकी हिस्ट्री भी दिखाएगा। वो बताएगा कब किस यूज़र ने ये सेशन ऑन किया, स्टार्टिंग बैलेंस उसका कितना था, एंडिंग बैलेंस कितना था, ये सबसे लास्ट है। और यहाँ पे देखें उसकी हिस्ट्री भी आ रही है, ठीक है? और ऊपर अगर आप देखें तो आपको ये भी बताएगा इस सेशन में कितने ऑर्डर उसने प्रोसीड किए, कितने की डिलीवरी, ये पिकिंग डिलीवरी है, ठीक है? पेमेंट कितने की आई, और उसके ऊपर कोई जनरल वाउचर डले हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और कैश रजिस्टर, ये वही रजिस्टर है जिसमें मैंने क्लोजिंग की है कि कितने का वो कैश पड़ा हुआ है आपके पास, वो यहाँ से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो वो आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट कहा था कि मेरे पास 420 कैश है और 120 का डिफरेंस उसने एडजस्ट किया था, वो तो वो भी वो दिखा रहा है, ठीक है? तो हर सेशन वाइज़ आप उसके ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल आपका जो सेशन है, कैशियर जितनी दफ़ा भी इस पे आएगा वो हर सेशन की डिटेल सिस्टम सेव कर रहा होगा, ठीक है? और अगर ड्यूरिंग द ड्यूटी वो उसे बंद नहीं करता, सिर्फ आपको आपके 2 कैशियर हैं, एक सुबह का और एक शाम का, सिर्फ 2 दफ़ा ही आपका सेशन क्लोज़ होता है, तो दोनों की यहाँ पे 2 लाइनें आ रही होंगी और हर सेशन की आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। हर सेशन में कितने ऑर्डर हुए, कितनी पिकिंग हुई, उसमें कितनी पेमेंट्स आई, कितनी रिसीट है और कितना कैश पड़ा हुआ है। ठीक है जी? जी, जी, ठीक हो गया। इसके ठीक है। अलावा मेन स्क्रीन के अलावा अगर आप अपनी डिटेल्स देखना चाहते हैं, वो पीओएस की स्क्रीन के अलावा आप यहाँ से अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं, सेशंस देख सकते हैं, पेमेंट्स देख सकते हैं और प्रिंटर्स की डिटेल देख सकते हैं, कस्टमर्स देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और रिपोर्टिंग में आप अपने ऑर्डर्स की डिटेल वगैरह देख सकते हैं। सिंपल रिपोर्टिंग है इसकी। मैं आपको तो बता देता हूँ कि गिफ्ट कार्ड कैसे कैलकुलेट करता है, जो आप एक कह रहे थे सॉरी, हाँ, प्रमोशन का। तो इसमें सॉरी, वापस अगर मैं आता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, अब मैं बताने लगा हूँ कैसे-कैसे आप इसमें डिस्काउंट्स और प्रमोशंस और कूपन्स लगा सकते हैं, ठीक है? आपने देखना है, आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया था यहाँ से क्लियर होता है। सबसे पहला है प्रमोशनल प्रोग्राम, ऑटोमैटिक प्रमोशन, फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स हायर दैन $50, ठीक है? आप फ्री शिपिंग लगा सकते हैं, ठीक है? ये ज़्यादातर वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर आप पीओएस में भी कोई डिलीवरी कर रहे हैं तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है?
उसके बाद है प्रोमो कोड। प्रोमो कोड होता है कि आप कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स को या कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई डिस्काउंट स्कीम लॉन्च कर रहे हैं और उसका एक प्रोमो कोड होता है। वो जिसको पता होगा या जिससे आप शेयर करेंगे वो डिस्काउंट ले सकता है, वो कोई भी परसेंटेज हो सकती है, ठीक है? जब आप ऑर्डर पंच कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपने वो फिर कोड देना है, प्रोमो कोड, नीचे प्रोमो कोड डालने का ऑप्शन आ जाता है। अगर यहाँ से आपने ऑन किया हुआ है, तो वो उस प्रोमो कोड पे जितना डिस्काउंट है उतना उस ऑर्डर से लेस हो जाएगा। एक ये है। दूसरा ये है कि बाय एक्स गेट वाई, ठीक है? ये वो है जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप ये कर सकते हैं कि अगर एक बंदा चीज़ बर्गर लेता है, चीज़ सैंडविच लेता है, तो उसे साथ जो एक ड्रिंक है वो फ्री मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन जो आपका क्वेश्चन था, जब वो पीओएस की स्क्रीन पे जाएगा, वो चीज़ बर्गर सेलेक्ट करेगा सेल करने के लिए, चीज़ सैंडविच सेलेक्ट करेगा सेल करने के लिए, तो उससे क्या होगा कि उसका जो नीचे स्क्रीन है, उसमें बॉटल ऑटोमैटिकली ऐड हो जाएगी। तो आपको लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट्स नज़र आ रही थी ना, जो आपने ऑर्डर में डाली थी 2, मैंने जो डाली थी। तो वहाँ पे तीसरी प्रोडक्ट बॉटल ऑटोमैटिकली ऐड हो जाएगी, जब आप 2 पहले डाल दें। कैसे ऐड होगी? जो आपने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन की हुई है ना कि ये प्रोडक्ट वो ले दो तो उसे तीसरी जो है वो साथ मिल जाए, तो वो कंडीशन उसको सिस्टम को मिलेगी तो तीसरी प्रोडक्ट साथ ऐड कर देगा। आगे चलूं? ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक अगर है, एक कर लें एक इसको प्रैक्टिकली तो सही लगे। कर लेते हैं जी। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मैं यही रहने देता हूँ और कंडीशनल रूल में मैं डिफाइन करता हूँ जी, मेरी मिनिमम क्वांटिटी 1 कर देता हूँ इसको, और प्रोडक्ट में चीज़ बर्गर करे तो उसे ग्रांट करो 1 पर यूनिट पेड, ओके, कंडीशन ठीक है मेरी। और फ्री प्रोडक्ट उसे मिले, ये पीछे चीज़ बर्गर था, मैं फ्री प्रोडक्ट कर देता हूँ चीज़ सैंडविच, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी बोतल भी हो सकती है। सही है। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड भी होगा ना, फिर टाइम पीरियड के बाद खुद ब खुद इनएक्टिव हो जाए ये प्रमोशन। हाँ जी, हाँ जी, टाइम पीरियड आप कर सकते हैं। ये देखें, स्टार्ट डेट और एंड डेट। सही है। सैंडविच पता नहीं क्यों नहीं शो करा रहा यार। चीज़ बर्गर ही डाल दें, एक खरीदो एक फ्री, कोई मसला नहीं। ये देखें, दूसरी प्रोडक्ट शो करा रहा है, राउंड टेबल चेयर वुडन, पता नहीं उसके साथ कुछ सेटिंग में मसला है उस प्रोडक्ट में। चले मैं अभी को, फिलहाल यही डाल लेता हूँ, ठीक है? कोई भी डाल दें, हमने देखना ही है बस। सेव कर लिया। और इसमें कंडीशन क्या है जी, वो एक क्वांटिटी लेगा तो उसे ग्रांट 1 होगी, ठीक है? सही। ये भी आप कर सकते हैं कि पूरे ऑर्डर पे उसे 1 मिले। जैसे आप कह रहे हैं कि वो पूरा एक ऑर्डर करे तो उसे 1 बोतल मिले, तो सही ये है। यहाँ पे फिर आप पर ऑर्डर करेंगे, ठीक है? अभी हम कह रहे हैं कि उसे 1 यूनिट पे मिले, कि 1 बर्गर ले तो उसे साथ 1 बर्गर मिल जाए। अमाउंट भी है ऑप्शन की, अमाउंट इतनी का हाँ, ऑर्डर दे अमाउंट दें। अमाउंट भी दे सकते हैं आप कि इतने सही। डॉलर का या इतनी वैल्यू का है तो उसे ये फ्री मिले, ठीक है? मैं इसे सही। सेव करता हूँ। और अवेलेबल इसमें आप कर सकते हैं, सेल्स के मॉड्यूल में भी है, वेबसाइट में भी और पीओएस में भी अवेलेबल होगा, ठीक है? इसमें एक और काम भी आप कर सकते हैं, लिमिट यूजेज भी कर सकते हैं कि कितनी यूजेज वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप 10 कर देते हैं तो सिर्फ 10 ऑर्डर्स में यूज हो सकेगा ये, 10 ऑर्डर्स को ये स्कीम मिलेगी। मैं इसे फिलहाल ऑन चेक करके सेव करता हूँ। आगे चलते हैं क्योंकि हमारा टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है और ये स्कीम अब हमारी रजिस्टर हो गई है, आई थिंक सो। अब मैं जाता हूँ और डैशबोर्ड पे देखता हूँ कि हमारे साथ क्या होता है, मिलती है कि नहीं मिलती। ओपनिंग में यही कहता हूँ कि मेरे पास ये है, और ये सिलेक्ट की। यहाँ से एक आइटम भी गायब हो गया लग रहा है। वो चीज़ सैंडविच यहाँ से गायब हो गया ना, इसलिए उधर भी नहीं शो हो रहा था।
हाँ। वो उसका मुझे लग रहा है अवेलेबल इन पीओएस का चेक ऑफ हो गया। अगर मैं आगे जाता हूँ तो आइटम एक ही है, लेकिन दूसरी आइटम क्यों नहीं आई? हाँ, मैं अब ये देखने लगा हूँ कि जो हमने लगाया है उसका कोई कोड तो नहीं है। कंडीशन है और इसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली एक फ्री मिलेगी, अवेलेबल इन ऑल पीओएस प्रोमोज। नहीं, कहीं पे उसका टैग होना चाहिए ना, उस प्रमोशन को भी सिलेक्ट करें। हाँ, इस क्योंकि वो टैग के बगैर तो अगर आप चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो प्रमोशन से आउट ऑफ प्रमोशन है तो वहाँ पे तो नॉर्मल आना चाहिए, नीचे उसका जो है ना, या तो गिफ्ट का या उसका कोई ना कोई टैग हो प्रमोशन का, गेट वन बाय वन गेट वन फ्री का टैग हो तो वो लगे तो फिर उसके बाद इफेक्टिव हो उसमें। होता है उसमें, होता है टैग, अभी बताता हूँ आपको। सॉरी, एक दफ़ा फिर वापस जाता हूँ, वो प्रोडक्ट में दूसरी एक दफ़ा चेक कर लूँ वो क्यों नहीं शो हो रही। अच्छा, इसमें एक और भी ऑप्शन है, मैं वैसे क्लोज कर रहा हूँ सेशन, आप इनएक्टिव भी कर सकते हैं कि आपको क्लोज ना करना पड़े। अब वापस आए तो आपका जो सेशन है वो सिर्फ इनएक्टिव होगा, फिर दोबारा आके उसको एक्टिव कर लें। तो डिस्काउंट्स में अगर आप जाते हैं तो इसका जो कोड है ना वो हमने लेना है, इसकी ये प्रोमो है, ये इसका कोड है। ओपन सेशन, दिस, एंटर कोड, दिस, हम, ठीक है। सही हो गया। तो यहाँ पे ये ऐसे कह रहे हैं, लेकिन जो अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं ना, जी तो जी। वेबसाइट पे ऐसे नहीं है। वेबसाइट पे ये है कि जो आपने कंडीशन डाली है ना, वो कंडीशन देखता है जी जी। सिस्टम और ऑटोमेटिकली नीचे ये भी लोड कर देता है प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं आप कोड डालें तो लेकिन फिर आपको लेकिन अवेलेबल स्किल होगा। साहब ये हम्म। सिंपल उस कंडीशन से तो फिर वो मतलब कि हर एक जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो अप्लाई कर देगा, तो ये मेथड सही है हाँ, जहाँ पे वो कोड दे रहा है ना। ठीक है, आप कर अगर सकते हैं ऐसे भी। प्रमोशन में नहीं है आप कोड तो डालें फिर वो तो वो ऐड कर देगा। हेलो। ठीक हो अच्छा, गया। अब हम आगे चलते हैं यार, थोड़ा सा टाइम थोड़ा है, अब मेरे ख्याल में हम एचआर डिस्कस कर लें। जुबैर, वो जो रेस्टोरेंट वाला है वो हम देख लेंगे आपस में, ठीक है। एचआर का भी आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देना है यार। अ, इसको अगर मैं क्लोज करूं, अभी मैंने जो एक डाला था पीओएस का ऑर्डर, अगर आप इन्वेंट्री में आके देखें तो उसकी ये डिलीवरी पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसके ये दो मैंने डाले थे तो उनकी डिलीवरी भी सिस्टम में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप जाएं लोकेशंस में, तो
अहमद साहब अपना माइक ऑफ कर दें यार। अभी जो आपका सिस्टम है वो यही मेन लोकेशन ही यूज़ कर रहा है, लेकिन आप पीओएस की लोकेशंस भी अलहदा कर सकते हैं कि आपके पीओएस में कौन सी वेयर हाउस या लोकेशन यूज़ हो, तो फिर सिस्टम वहाँ से आपका स्टॉक यूज़ करेगा। लेकिन उसके लिए फिर ये है कि आपको जो आपका स्टॉक अवेलेबल है अगर मेन वेयर हाउस में है, तो आपको हर दफ़ा उसमें ट्रांसफ़र किया करना पड़ा करेगा उस पीओएस के लिए अवेलेबल करने के लिए, या ये अगर डायरेक्ट जो भी परचेज़ करें फिर उसके वेयर हाउस में परचेज़ करें। हम चलते हैं ठीक हो गया। रिसोर्सेज, पता नहीं इसमें मॉड्यूल है कि मैं नहीं तो इंस्टॉल कर लेता हूँ। सर अहमद को आप फोर्सफुली म्यूट कर दें। पेरोल शीर साहब, हमने रेंटल का भी मॉड्यूल देखा देखा था या नहीं? नहीं, हमने नहीं देखा ना, वो हमारे स्कोप में ही है। तो आप उसका, उस पे काम कर रहे हैं रेंडर पे? हाँ मैंने किया था लेकिन बाद में मैं थोड़ा बिजी हो गया बीच में, तो मैं हम्म, करूँगा, मैं सब तक करूँगा इंशाल्लाह। हाँ, आपको कोई उसमें हो चीज़ तो डिस्कस कर लीजिएगा। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। अभी मैं पेरोल ये जो की इसमें ऐप। जी जी। जब इन्वेंट्री हम कोई भी ऐप डाउनलोड किए बगैर जो फर्स्ट इन्वेंट्री बनाते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में वो ऑप्शन नहीं आता कि इन्वेंट्री जो है पीओएस में अवेलेबल हो या वेब पे हो। जब जब वो डाउनलोड करते हैं तब तब मेरे ख्याल में वो ऑप्शन आ रहा होता है, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, अगर आपने पीओएस की ऐप डाउनलोड की है तो पीओएस का ऑप्शन आएगा। फिर आएगा, सही। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अब हमारे पास पेरोल की और एम्प्लॉइज़ की ऐप पहले ही अवेलेबल थी, तो हम क्विकली एक काम ये करते हैं कि बजाय इसके कि मैं आप लोगों को बताऊं, हम एक एम्प्लॉई डाल के ना उसकी एक पेरोल बना लेते हैं सिंपल सी, तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए कैसे चलती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एम्प्लॉई डालता हूँ, मैं इसको ही डुप्लीकेट करता हूँ, सबसे आसान तरीका है उर्दू में, और मैं इसका नाम कर देता हूँ आपका क्या नाम है पूरा, खलील के अली खलील? मोहम्मद खलील। मोहम्मद खलील। मोहम्मद खलील। अगर ठीक आज है, नहीं कंप्लीट हो रहा, अगर आपको फिजिबल लगता है, तो मेरे ख्याल में घंटे दो की क्लास फिर रख सकते हैं। इरशाद साहब क्या कहते हैं? मैनेजर ईआरपी, और उसके बाद इसका डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ही रहने देते हैं। जॉब पोजीशन आप इसकी कोई भी ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने जॉब टाइटल ऊपर दिया है तो आप जॉब पोजीशन सेम भी रख सकते हैं। मैं इसकी जॉब पोजीशन कर देता हूँ, और डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर दो इसको, डिपार्टमेंट इसका एडमिनिस्ट्रेशन की बजाय ईआरपी कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एम्प्लॉय डिफाइन कर लिया। बाकी सारी इसकी सही। इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है। आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दें। एचआर सेटिंग में आके आप इस एम्प्लॉय के कोड शोड, इसका आईडी कार्ड और बैज आईडी, और इवन इसके प्राइवेट इंफॉर्मेशन में इसके बैंक्स की डिटेल और इसके सीएनआईसी की चीज़ें भी डाल सकते हैं, पासपोर्ट नंबर वगैरह भी। ठीक है, सही। वर्क इन्फॉर्मेशन में इसका एड्रेस वगैरह और लोकेशन वगैरह आ जाती है, और इसके वर्किंग आवर्स क्या हैं वो डिटेल आ जाती है। ठीक है, ये सिर्फ एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब आपने इसका कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना है, जो बेसिकली यूज होता है आपकी पेरोल के लिए। कॉन्ट्रैक्ट से पेरोल कैलकुलेट करता है सिस्टम। मैं सही। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करने लगा हूँ। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है, मैं कहता हूँ जी के 1 अगस्त से। ठीक है, और एंड डेट अभी मैं नहीं दे रहा क्योंकि आपने ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता आप कब एंड डेट करेंगे। ये वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब आप इन्फिनिट कॉन्ट्रैक्ट डेट है। उसके बाद पोजीशन आपकी ऑटोमेटिकली आई। कॉन्ट्रैक्ट टाइप में मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ परमानेंट है, टेम्परेरी है।
या यहाँ पे अपनी आप टाइप्स प्रोबेशन वगैरह वो जो भी खोलनी है खोल सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर इसको बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉयी वाला लग रहा है, मैं बाद में बताता हूँ ये क्या चीज़ है। वर्किंग शेड्यूल भी इसने उठा लिया ऑटोमेटिकली, ये एम्प्लॉयी के फॉर्म पे मैंने डाला था स्टैंडर्ड 40 आवर्स पर वीक, कि आपका जो पर वीक काम है वो 40 आवर्स का है। और ये बेसिकली इसके पीछे शिफ्ट है जो ऑटोमेटिकली ओडू ने डिफाइन की हुई है। आप यहाँ पे क्लिक करके जाके इसको देख भी सकते हैं और इसको एडिट करके अपनी शिफ्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हर डे की शिफ्ट ओडू ने बनाई हुई है आपकी टाइमिंग के हिसाब से। तो आपकी कोई और टाइमिंग है या शिफ्ट है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कैलकुलेशन फिर उसके मुताबिक होगी। तो ये 40 आवर्स पर वीक का मतलब ये है कि ओडू ने मंडे टू फ्राइडे आपकी शिफ्ट डिफाइन की हुई है और 8 आवर्स पर डे। तो 8 5 जा 40 आवर्स दिखा रहा है आपको। वर्क एंट्री सोर्स वो बता रहा है कि आपका जो वर्किंग स्केड्यूल लेना है या आपकी प्लानिंग लेनी है, ये बेसिकली होता है वर्क एंट्री सोर्स का मतलब है जब आप पे रोल कैलकुलेट करेंगे तो आपकी पे रोल के लिए जो वर्क एंट्री है, जिसको आप वर्किंग डे कह सकते हैं, कि वो वर्किंग डेज कहाँ से लें, ठीक है। वो आपकी सही है। वर्किंग स्केड्यूल से ले। वर्किंग स्केड्यूल ये है जो ऊपर मैंने दिया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। या आपने जो प्लानिंग की हुई है, प्लानिंग का भी एक यहाँ पे उर्दू में मॉड्यूल है, तो उसमें आप डाल सकते हैं कि ये फलां-फलां बंदा फलां-फलां दिन काम करेगा, फलां-फलां टास्क पे काम करेगा। तो उस प्लानिंग से वो डिटेल उठा ले कि किस-किस दिन उसने क्या-क्या काम किया है, तो उससे वो उसको समझ ले कि वो प्रेज़ेंट है, उसका वर्किंग डे है, तो उसको उसकी अटेंडेंस समझ ले वो, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं सही। अटेंडेंस को लेने के, ठीक है। वर्किंग शेड्यूल में वो आपकी शिफ्ट से डिटेल उठाता है, प्लानिंग में वो आपकी प्लान्ड डिटेल उठाता है जो आपने प्लानिंग के मॉड्यूल में की होती है, ठीक है। और वर्किंग शेड्यूल में वो जो शिफ्ट से डिटेल उठाता है, आप उसके पीछे अटेंडेंस भी कर सकते हैं इंटीग्रेट, कि अटेंडेंस आए तो फिर वो वर्किंग शेड्यूल में आपकी डिटेल उठाए। अच्छा, एचआर रिस्पॉन्सिबल आप उसका कोई जो मैनेजर है, मैं फिलहाल अपने आप को सिलेक्ट कर देता हूँ, कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में कोई नोट्स वगैरह हैं तो दे दें। सैलरी इन्फॉर्मेशन में आपने उस बंदे की सैलरी देनी है, किसकी कितनी सैलरी है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ 150,000 सैलरी है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये अच्छा आपका शकील साहब, ये जो एचआर रिस्पॉन्सिबल है, ये इसमें मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? मैंडेटरी है। क्योंकि मैंने कुछ इस पे काम किया था, दूसरी कंपनी में एम्प्लॉइज बनाए भी थे, तो उसमें ये इसके बगैर ले नहीं रहा था। तो तो मैंडेटरी है ना ये। यानी कोई न, हाँ, कोई ना कोई इसका फिर होगा मैनेजर, यानी कि कोई भी हो। सही है। जी ऑब्वियसली। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने बना दिया अब इसका, ठीक है। अब इसके बाद आपका काम है जी, आपने अब पे रोल बनानी है, ठीक है। मैं जाता हूँ पे रोल पे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप आएँ तो एक चीज़ है जो आप डिफाइन करते हैं पे रोल बनाने के लिए। ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो न्यू में पड़ा हुआ है, मैं इसको ना रनिंग में कर देता हूँ कि रनिंग में है कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर मुझे पे रोल बनाने में आसानी होगी। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने इसके साथ ये सैलरी स्ट्रक्चर अटैच किया हुआ है एम्प्लॉई का, ठीक है। तो ये जी बेसिकली जी। आपका स्ट्रक्चर है जिसकी बेस पे आपकी सैलरी कैलकुलेट होनी है मोहम्मद खलील की। ये ग्रॉस पे समझ लें इसकी, ये जो मैंने डाल दी है वेज, ठीक है, पर मंथ। और स्ट्रक्चर ये है जिसकी बेस पे आपकी सैलरी कैलकुलेट होनी है। तो इस स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक पेरोल प्रोसेस करेंगे, उसमें क्या करता है ये स्ट्रक्चर। मैं सिंपल बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप लोग उसको जितना मर्जी एडिट और जितना मर्जी चेंज कर सकते हैं, अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो मैं इस स्ट्रक्चर पे जाता हूँ कि ये करता क्या। अच्छा जी, ये जो स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के साथ अटैच है उसमें आ रहा है कि इसका जो पे स्केड्यूल है वो मंथली है, ठीक है, कि मंथली इस पे कैलकुलेट हो, आप इसे क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली जो मर्जी कर सकते। इसमें स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स वही ले रहा है जो एम्प्लॉय के साथ हमने अटैच किए थे। आप इस स्ट्रक्चर के लिए चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर पे स्ट्रक्चर वो रेगुलर ले रहा है, ठीक है। ये उसी की ही एक टाइप है जो मैं ये आपको एम्प्लॉय स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो ये इसमें मैं आगे जाकर बता देता हूँ ये क्या है रेगुलर। और डिफ़ॉल्ट वर्क एंट्री आपने देखा होगा, मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था कि उसमें 2 ऑप्शन आ रहे थे, वर्किंग शेड्यूल या प्लानिंग, ठीक है। तो मैंने वर्किंग शेड्यूल सेलेक्ट किया था। अब उसका वर्किंग शेड्यूल जो है वो मंडे टू फ्राइडे है। तो वो पूछ रहा है कि उसके लिए वर्क एंट्री आपने क्या लेनी है मंडे टू फ्राइडे में। मैं किसको समझूँ कि उसका ये वर्क एंट्री है? वर्क एंट्री मीन ये वर्किंग डे है। तो हमने उसको कहा अटेंडेंस, ठीक है। तो ये अटेंडेंस आपकी मैनुअल भी आ सकती है, ये मशीन से भी आ सकती है, या आप सिस्टम में खुद भी लगा सकते हैं। या आप कुछ भी ना करें तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट प्रेज़ेंट कर दें तो वो मतलब उसको वर्किंग डे ही लेगा सिस्टम, ठीक है। जब तक कि आप उसको अनपेड ना मार्क करें, उसको पेड ही लेगा सिस्टम।
उसके बाद इसको वर्क एंट्री को आप अटेंडेंस के अलावा कुछ और भी यहाँ पे देखें, ओवर टाइम आप, जेनेरिक टाइम आप, होम वर्किंग, अनपेड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी नई टाइप डिफाइन करके भी कर सकते हैं कि मेरी वर्किंग टाइप ये है, ठीक है। अटेंडेंस के अलावा आप इसे वर्किंग डेज का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो मेरा वर्किंग स्केड्यूल है, ये वाला 40 आवर्स पर वीक, उसके ऊपर मेरी अटेंडेंस को वर्किंग डेज ले, ठीक है। जी जी, ठीक होगी। अब ये जो रेगुलर पे स्ट्रक्चर इस पे लगा हुआ है, हम इस पे जाते हैं। इसमें बेसिकली आपका स्ट्रक्चर है, कुछ चीज़ें ये पिछले स्ट्रक्चर से ही उठा रहा है कि रिपोर्ट इसकी क्या है, ये स्केड्यूल्ड पे मंथली है, और इसके लिए जनरल जो अकाउंटिंग का यूज़ होगा वो सैलरीज है। यूज वर्क डे लाइंस का मतलब यह है कि आपने जो वर्क डे लाइंस हैं उनको यूज़ करना है अपनी सैलरी की कैलकुलेशन में। कि नहीं करना, नहीं करना तो ये चेक ऑफ कर दें, फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम सारों की पूरी पूरी सैलरी बनाया करेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि दिनों के हिसाब से बनाए तो ये आपने यूज़ वर्क डे लाइंस को यूज़ करना है। अच्छा, इसमें जब आप स्ट्रक्चर पे आते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर सिस्टम ने बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसमें डिफाइंड दे दिए हैं, ठीक है। कि आपकी बेसिक सैलरी कैलकुलेट होगी किसके ऊपर, जो आप मैंने वेज डाली है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आपकी ग्रॉस कैलकुलेट होगी। अटैचमेंट ऑफ सैलरी ये है कि आप अपनी सैलरी के साथ कोई डिडक्शन अटैच करना चाहते हैं तो इसमें आप आके अटैच कर सकते हैं। जैसे कोई लोन हो सकता है, वो आप करना चाहते हैं। उसके अलावा कोई फिक्स डिडक्शन है वो आप हर महीने उस एम्प्लॉय की करते हैं, वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में, अटैचमेंट ऑफ सैलरी की कैटेगरी में, वो डिडक्शन इसकी करता रहेगा। अच्छा, असाइनमेंट ऑफ सैलरी भी अटैचमेंट ऑफ सैलरी की ही एक किस्म है, ठीक है। इसमें भी फिक्स डिडक्शन ही होती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये दो डिफरेंट टाइप्स क्यों रखी हुई हैं। दोनों का पर्पस सेम है, ठीक है। मेरे ख्याल में सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए रखी हुई है कि आप अटैचमेंट में लोन्स वगैरह को ले जाएं और असाइनमेंट में दूसरी डिडक्शंस को ले जाएं जो स्केड्यूल्ड डिडक्शंस नहीं है। फॉर एग्जांपल लोन का ये होता है कि वो आपका एक डिफाइंड पीरियड के लिए डिडक्शन होती है, 12 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इक्वल, और वो बैलेंस भी मैनेज करता है कि आपका 1 लाख का अमाउंट है, आपने वो डिडक्ट करनी है 12 महीने, तो वो ऑटोमेटिकली उसको 12 पे डिवाइड करके पर मंथ डिडक्ट करता रहता है। असाइनमेंट ऑफ सैलरी ये है कि इसमें सिर्फ आप बता देते हैं कि ये 500 रुपया ये आप डिडक्ट करते रहें इस एम्प्लॉय का, ठीक है। या कोई डेट दे दें कि इस डेट तक डिडक्ट करते रहें, नहीं देंगे तो वो करता रहेगा जब तक आप उसे खुद स्टॉप ना करें। चाइल्ड सपोर्ट एक डिडक्शन की टाइप है, अगर इसमें कोई आपने डिडक्शन करनी है तो आप कर सकते हैं उस एम्प्लॉय की, ठीक है। ये जस्ट लाइक हमारे यहाँ जैसे ये कोई आप समझ लें या डोनेशन टाइप समझ लें कि उसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ एम्प्लॉई ने, तो ये बाहर यूज़ होता होगा इसलिए उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट रखा, तो आप उसकी डिडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और डिडक्शन है तो आप इस डिडक्शन में कैलकुलेट होगी। रीइंबर्समेंट को मतलब अलाउंस है, कोई और अलाउंस है इसके अलावा तो इसमें कैलकुलेट होगा, और इन सारों की कैलकुलेशन के बाद सिस्टम नेट सैलरी कैलकुलेट करेगा। अच्छा, ये कैलकुलेट कैसे होंगे, ये स्ट्रक्चर में लाइनें डली हुई हैं, ये कैलकुलेट कैसे होंगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसमें सारी उसकी डिटेल दी है कि कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। इसका कोड है बेसिक, ठीक है। कैलकुलेट कैसे होगा, नीचे इसकी कंडीशन है। कंडीशन में आ रहा है ऑलवेज ट्रू, रेंज और पाइथन। ऑलवेज ट्रू का मतलब यह है कि ये हमेशा कैलकुलेट होगा सैलरी में, इसकी लाइन हमेशा आएगी बेसिक की, ठीक है। और कंप्यूटेशन कैसे होगी, उसने लिखा हुआ पाइथन कोड, तो पाइथन कोड से इसकी कंप्यूटेशन करो, और वो कैसे कर रहा है, रिजल्ट इज इक्वल टू पे स्लिप डॉट पेड अमाउंट, ठीक है। पे स्लिप में जो पेड अमाउंट आए वो आप बेसिक पे में दिखा दो, ठीक है। अब पे स्लिप में पेड अमाउंट कहाँ से आती है, अब आगे जाके हम पे स्लिप बनाते हैं तो आपको पता लगेगा कि जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वेज डाली है ना, जब आप पे स्लिप बनाने लगते हैं किसी भी बंदे की तो उसमें वो ऑटोमेटिकली वो उसके दिनों के हिसाब से जितने भी उसके वर्किंग डेज आ रहे हैं एक अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाती है पे स्लिप के ऊपर, ठीक है। समझ रहे हैं बात। तो वो जी जो जी जी। अमाउंट है सिस्टम यहाँ पे पाइथन कोड से गेट कर रहा है कि वो जो अमाउंट है वो बेसिक पे में आ जाए। अच्छा, अगर आपकी टोटल अमाउंट बेसिक पे नहीं है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मेरी जो टोटल जो भी ग्रॉस निकले या जो मेरी वर्किंग डेज के हिसाब से पेएबल सैलरी निकले उसका सिर्फ 80% मेरी बेसिक है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाइड पे 0.80 कर दें, तो आपकी जो ग्रॉस बेसिक कैलकुलेट होगी वो हमेशा 0.80 हो जाया करेगी जो पेड अमाउंट आ रही है उसका, ठीक है। ठीक हो गया। अंडरस्टैंडेबल है ना। और अगर आप चाहते हैं जी जी नहीं मैंने पाइथन कोड इसके लिए फार्मूला यूज नहीं करना, मैंने परसेंटेज यूज करना है, ठीक है।
तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप क्या करें, ये जो फील्ड है, ये आप इसका नाम देखें, पेड अंडरस्कोर अमाउंट है, मैं यहाँ पे करता हूँ परसेंटेज, ठीक है। वो कह रहा है किस पे बेस करनी है परसेंटेज, तो वो जो फील्ड उधर आ रहा था मैं वो यहाँ पे दे दूंगा, फिर पे स्लिप डॉट पेड अंडरस्कोर अमाउंट, ठीक है। तो मैं उसे कहूँगा, इसकी क्वांटिटी 1 का मतलब है कि ये एक दफ़ा ही कैलकुलेट हो, तो मैं उसे कहूँगा कि यार इसका ना 80% कैलकुलेट कर लिया करो हमेशा। मैं इसे सेव कर दूंगा। तब मेरी बेसिक कैसे कैलकुलेट होगी, जब भी मैं प्रोसेस करूंगा सैलरी किसी भी एम्प्लॉय की जिसके साथ स्ट्रक्चर ये लगा हुआ है, मैं स्ट्रक्चर भी मल्टीपल बना सकता हूँ, जिसके साथ रेगुलर पे का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो उसकी सैलरी में ये लाइनें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आएंगी। बेसिक पे, ग्रॉस पे, अटैचमेंट सैलरी, डिडक्शन, और इनमें से मैं खत्म भी कर सकता हूँ यहाँ से, कोई नहीं मैंने कैलकुलेट करनी तो बेसिक पे के पीछे मैंने क्या फार्मूला दिया है कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट जो पेड अमाउंट आ रही है उसका 80% कैलकुलेट कर लो। तो जब भी उसकी सैलरी लोड होगी, उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट पे फॉर्म पे मैंने ग्रॉस पे दिया उसका 80% इस बेसिक पे में दिखा दिया करेगा। इसी तरह इन सारों के पीछे फार्मूलाज हैं। अगर मैं ग्रॉस को खोलूं तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ग्रॉस के पीछे उसने क्या फार्मूला लगाया है। ऑलवेज ट्रू का मतलब है हमेशा ये आए, और ग्रॉस के पीछे उसने क्या क्या है, आपकी जो ऊपर बेसिक आ रही है जिसको मैंने 80% क्या है उसमें प्रेस कर दो, जितने भी आपके कैटेगरीज डाट अलाउंस आ रहे हैं, जितने भी आप अलाउंसेज आ रहे हैं, तो आपकी ग्रॉस कैलकुलेट हो जाए। अच्छा, ये फार्मूला उसने कैसे लगाया, ये जो कैटेगरी ये देखें ये आ रही है यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है। तो वो इन कैटेगरीज को आपने किसी इसी पे स्लिप में अगर किसी एक दो फील्ड्स को फार्मूला में यूज करना है तो आपने उसकी कैटेगरी को यूज करना है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि कैटेगरीज डॉट बेसिक, बेसिक की कैटेगरी है बेसिक, ठीक है, को प्लस करे कैटेगरीज डॉट अलाउंसेज, ये अलाउंस है या इसके अलावा भी जितने अलाउंसेज आ रहे हैं उन सारों की कैटेगरी ये होगी। और इसका कोड है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें इसकी कैटेगरी आ रही है अलाउंस, इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसका कोड क्या है, ALW। तो सिस्टम कोई भी फार्मूला आपने लगाना है इसमें पेरोल में तो उसके कोड से कैलकुलेट करता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि उसमें सिर्फ रीइंबर्समेंट का प्लस हो तो आपने कोड दे देना रीइंबर्समेंट, क्योंकि ये इसका कोड है। अगर आप चाहते हैं कि उसमें सारे अलाउंसेज प्लस हो तो आपने अलाउंस का कोड दे देना, जो कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अलाउंस का कोड देख सकते हैं, वो ALW है। तो फार्मूलाज में यूज करने के लिए किसी भी इस फील्ड को आपने उसका कोड यूज करना है। इसी तरह वो नेट सैलरी की कैलकुलेशन कर रहा है, उसने इसके पीछे फार्मूला लगाया है इन सारों के फील्ड्स के कोड को यूज करते हुए कि नेट सैलरी आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। उसने फार्मूला लगाया है कि बेसिक में प्लस करो सारे अलाउंसेज को, उनका कोड दिया है, और माइनस कर दो उसमें से सारी डिडक्शन को, तो डिडक्शन का कोड दिया। अगर आप नीचे जाएं तो ये देखें उसने कहा है कैटेगरीज डॉट बेसिक प्लस करो कैटेगरीज डॉट ALW प्लस करो कैटेगरीज डॉट DED डिडक्शन। ओके, और कोई ये समझ सही लग होगी। रही है कि सर से गुजर रहा है? नहीं नहीं लग रही, मुझे तो लग रही है, मैं तो पाइथन जानता हूँ अच्छे तरीके से। अच्छा, जी। बड़ी बात है। अच्छा, मैं डाटा साइंस में काफी पढ़ी है ना ये पाइथन। अच्छा, अच्छा। और दूसरा एक और ऑप्शन ये है कि अगर आपकी बेसिक सैल इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आप कंडीशनल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन यहाँ पे डाल ही देता हूँ यार, क्या आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसमें होता कैसे है जी। ये तो पहले से डली हुई है शकील साहब, नई भी एक डाल देते हैं जनाब। हम यहाँ से डाल देते हैं, मैं कहता हूँ जी मैंने EOBI की डिडक्शन किया करनी है एम्प्लॉय की। पाकिस्तान में EOBI यूज होता है, तो मैं इसकी कैटेगरी में जाके कह देता हूँ ये डिडक्शन है। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि ये हमेशा कैलकुलेट होगी, हर एक एम्प्लॉय का EOBI है, ठीक है। अगर ये हमेशा नहीं है, इसके पीछे कोई कंडीशन है तो आपने वो कंडीशन लगानी है। कोई सैलरी की रेंज की कंडीशन है कि इतने से इतने की सैलरी हो, तो यहाँ पे आपने वो रेंज लगा देनी है। देखिए उसने कॉन्ट्रैक्ट डॉट वेज ऑटोमेटिकली उठा लिया। किसी और फील्ड पे रेंज है तो वो फील्ड भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ओके हो गया। और रेंज आप यहाँ पे देंगे किस रेंज पे ये कैलकुलेट करें, तो ऑलवेज ट्रू का मतलब है कि ये हमेशा कैलकुलेट हो। उसके अलावा पाइथन एक्सप्रेशन है, आप पाइथन एक्सप्रेशन से भी कोई कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने एक बंदे की पेरोल कैलकुलेट करवा के उसको दिखाई थी, डेमो ही दिया था, तो मैंने उसकी जो कंडीशन है वो पाइथन एक्सप्रेशन से लगाई थी। मैंने EOBI का चेक लगाया था उसके फॉर्म के ऊपर, ठीक है, कि जिसका EOBI का चेक ऑन है उसके लिए कैलकुलेशन करे। तो मैंने वो पाइथन एक्सप्रेशन से यहाँ पे गेट किया था कि किसका ऑन है। तो देखें जब आप पाइथन एक्सप्रेशन ऑन करते हैं तो नीचे सिस्टम आपको गाइडेंस भी देता है कि आपने पे स्लिप से कोई ऑब्जेक्ट कॉल करना है तो पे स्लिप डॉट यूज करें, ठीक है।
और एम्प्लॉई के फॉर्म से कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो एम्प्लॉई डॉट यूज़ करें। तो मैंने वो चेक एम्प्लॉई के फॉर्म से लगाया था, तो मैंने एम्प्लॉई डॉट ईओबीआई चेक का नाम रखा था, ईओबीआई लिखा और उसे कहा कि अगर उसमें उसको वैल्यू मिल जाती है तो फिर ये कैलकुलेट करेगा। ठीक है, वो मैंने कंडीशन में दे दिया और जो आपने कंडीशन में दिया हुआ है फिर सॉरी मैंने उसको बंद कर दिया, उसके हिसाब से वो वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो मैं अब अगर यहाँ पे यूबीआई दे देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ डिडक्शन है और मैं ऐसे कहता हूँ कि ये ऑलवेज कैलकुलेट होगी, हर एक की यूबीआई डिडक्शन होगी, ऑलवेज ट्रू करता हूँ। और ईओबीआई हमारे पास फिक्स्ड परसेंटेज भी हो सकता है, फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकता है, पाइथन कोड भी हो सकता है। पाकिस्तान में ये मेरे ख्याल में फिक्स्ड अमाउंट है और इसको आप यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड अमाउंट है तो वो 300 दे दें। 1 क्वांटिटी का मतलब ये है कि ये 1 क्वांटिटी इसकी होगी। अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये फिर 2 इंटू 300 करके 600 दिखाया करेगा डिडक्शन। ये मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। कोड, वाह, कोड बहुत ज़रूरी है हर एक का, क्योंकि अगर बाद में ईओबीआई कहीं पे भी आपने यूज़ करना है तो इसका कोड यूज़ होगा फार्मूले में। ये वेरिएबल नेम होता है ना इसका। उसके बाद ये मैंने ईओबीआई कर दिया। कोई और डिडक्शन है? कोई और डिडक्शन है तो आप डिडक्शन में भी यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं या अपनी इसी तरह ईओबीआई की तरह नहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। एक हम कोई अलाउंस हो सकता है, अलाउंस हम मोबाइल डिफाइन पॉलिसी करें। की मोबाइल पॉलिसी की डाल दो या लैपटॉप की को डाल दो या गाड़ी की डाल दो। उसमें क्या अलाउंस डालूं या डिडक्शन डालूं सर? डिडक्शन। गाड़ी की डिडक्शन डाल दें, बंदे ने गाड़ी ली है, गाड़ी की अमाउंट है, मैक्सिमम लिमिट है, जब वो खत्म हो जाए तो डिडक्शन खुद ब खुद बंद हो जाए। अच्छा, उसके लिए फिर आप देख यहाँ से नहीं, वो आप इसमें सिस्टम में ऑप्शन पाइथन है, ये देख पाइथन सैलरी स्क्रिप्ट अटैचमेंट। उसमें लिख लो। नहीं, पाइथन की जी ज़रूरत जी, नहीं है, वी आर फंक्शनल। यहाँ पे आए, डायरेक्ट आप हो गया। एम्प्लॉई सेलेक्ट करें, मोहम्मद खलील। आप उसको बताएं जी टोटल अमाउंट है गाड़ी की 10 लाख कर देता हूँ और स्टार्ट डेट ये है और इसकी टाइप है अटैचमेंट ऑफ सैलरी, मैं पहले ही आपको बताया था। ठीक है, तो ठीक। इसकी आप मंथली अमाउंट दे दें कि इसकी मंथली 10,000 डिडक्शन करनी है। ठीक है, तो अब सिस्टम आपको एस्टिमेटेड डेट भी बता रहा है कि किस डेट पे जाके ये डिडक्शन खत्म होगी। सही है। ठीक है, तो इसको आप सेव कर दें और सॉरी ये सितंबर कर दिया, इसको अगस्त करता हूँ। डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, व्हीकल लोन। अब मैं आता हूँ दोबारा उसी पे जहाँ पे मैं स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा था, वो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स में, एम्प्लॉई रेगुलर पे, और अब वो मैंने डिफाइन वहाँ पे कर दिया, वो वहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे आपको मैनुअल डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये देखें, इसमें पाइथन कोड ऑटोमेटिकली लगा है, जो वहाँ पे आपने दिया ना, वहाँ से ये इसके थ्रू कैलकुलेट कर लेगा। एक इसमें और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी आप लोगों को बताने के लिए, फिर भूल जाती है। अच्छा हाँ, सॉरी, आपके कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे ईओबीआई मैंने डाला है तो अब आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक और लाइन डालता हूँ। अब मैं उसे कहता हूँ दैट इज ईओबीआई आल्सो बट दिस इज नॉट डिडक्शन, ये कंपनी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका पेएबल बुक हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये भी फिक्स अमाउंट है और ये मेरा 1200 है, एम्प्लॉय का मैंने 300 डाला है, मैं कहता हूँ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 1200 है। यहाँ पे मैं पार्टनर दे सकता हूँ, पार्टनर का मतलब ये है कि ये ईओबीआई अगर आपका कंपनी कंट्रीब्यूशन है तो ये हमेशा किसी को पेएबल होगा, कोई बाहर का पार्टनर होगा। अगर ये पीएफ है तो फिर भी पेएबल होगा, पीएफ के नाम से आप एक पार्टी खोल सकते हैं। अगर ये ईओबीआई है तो भी पेएबल होगा। हेल्थ इंश्योरेंस है अगर आपकी कोई, आप एम्प्लॉय के बिहाफ पे पे करते हैं तो वो भी आप डिडक्शन डाल के सॉरी कंपनी कंट्रीब्यूशन डाल के यहाँ पे उसका पार्टनर सेलेक्ट कर सकते हैं कि बाद में आप इजीली, पार्टनर का मतलब है उस वेंडर की डिटेल देख सकें, मेरा कितना टोटल पेएबल हो गया, तो उसमें एंट्री ये पार्क होती रहती है कि वेंडर वेंडर लेजर मैनेजर जो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ईओबीआई के नाम से वेंडर भी ओपन कर सकता हूँ। वेंडर्स इसलिए साथ लिख रहा हूँ कि आप लोगों को पता लगे, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ वेंडर, सेव एंड क्लोज किया। कोड ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट,
मैं इसको कर देता हूँ EOBI एम्प्लॉयर। पहले मैं EOBI का कोड यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि हर एक का कोड अलहदा हो। बाद में किसी फार्मूले में यूज़ करना है तो ये यूज़ करना है, तो अगर दोनों का सेम है तो वो दोनों को ले लेगा, कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। अच्छा, मैंने एक कंपनी कंट्रीब्यूशन दिखा दी है। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं स्किप कर गया हूँ वो ये है कि आप ये जो जितनी भी यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में रूल्स डाल रहे हैं, ये देखें इसका नाम सैलरी रूल्स है, ये रूल्स हैं बेसिकली। जितने भी रूल्स डाल रहे हैं हर एक के साथ आप अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, मैं सारी डिडक्शंस को छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी जो नेट सैलरी है वही डायरेक्ट चार्ज हो। तो इसको मैं जैसे ही ओपन करता हूँ, आप देखें इसमें एक अकाउंटिंग का टैब आ रहा है, इसमें डेबिट अकाउंट आ रहा है। मैं कह देता हूँ डेबिट कर ले सैलरी एंड वेजेस के अकाउंट को, और क्रेडिट में कहता हूँ कर ले सैलरी पेएबल का अकाउंट करना है ये, ठीक है। तो अब मेरा वो एक अकाउंटिंग भी बनाएगा इस नेट सैलरी की बेस पे जितना मेरा पेएबल आ रहा है। इसके अलावा आप किसी और पे भी अकाउंटिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरा जो EOBI है, क्योंकि वो मेरा पेएबल है, तो मैं उसके ऊपर अकाउंटिंग बना सकता हूँ कि सबसे पहले वो क्या करे। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना जी, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। मैं इसकी अकाउंटिंग में जाता हूँ, मैं कहता हूँ वो डेबिट करे मेरा सैलरी एक्सपेंस को एज यूजुअल, क्योंकि ये भी मेरा सैलरी एक्सपेंस ही है मेरे लिए तो। और लेकिन क्रेडिट इसके लिए करे वो EOBI पेएबल को। अकाउंट नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं यहाँ से ही ओपन कर लेता हूँ उसको। कोड पूछेगा इसका, मैं दे देता हूँ 3-4। फिर भी इसकी अकाउंटिंग टाइप दे देता हूँ, पेएबल है ये मेरा। ठीक है जी, इसको मैं सेव कर दूंगा। और जब भी इसकी मेरी अकाउंटिंग की एंट्री पार्क हो गई, ये देखें पेएबल में साथ इसके मेरा पार्टनर भी जाएगा, पार्टनर का या वेंडर का फ्लैग जाएगा, क्योंकि जनरल में अगर मैं आऊँ तो मैंने इसके नीचे वेंडर का अटैच किया हुआ है। EOBI हो गया। और हाँ, इसके अलावा जो एम्प्लॉई का आप डिडक्शन कर रहे हैं, अगर वो भी आपका पेएबल है, मतलब आपने एम्प्लॉई का तो डिडक्ट करना है लेकिन आपका पेएबल भी है, तो इसमें भी आप यहाँ पे पार्टनर लगा दें और अकाउंटिंग में जाके सेम अकाउंटिंग के फील्ड्स लगा दें जो मैंने लगाए हैं। मैं अभी फ़िलहाल उसी के साथ रह देता हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि शायद मैंने नहीं की, कि आपने प्लस माइनस को बड़ा ध्यान से यहाँ पे कैटर करना है। जो ओडू करता है सारी डिडक्शंस को माइनस में यहाँ पे शो कराता है, अलाउंसेस को प्लस में शो कराता है। तो कोशिश आप भी यही करें। कर आप सकते हैं, आप प्लस में भी कर लें, फिर बाद में अपने फार्मूलाज नेट सैलरी के बेशक चेंज कर लें, लेकिन बेहतर यह है कि आप उर्दू के फार्मेट की तरह ही चलें। फिर आप भी जितनी डिडक्शन है उनको माइनस में शो करा लें, जो आपकी अलाउंसेज हैं उनको प्लस में शो करा लें। और अगर आपने डिडक्शंस माइनस में शो कराई हुई हैं तो फिर आपने जो आगे डेबिट क्रेडिट के अकाउंट्स दिए हैं वो भी उलट देने हैं आपने। एक्सपेंसेस का क्रेडिट वाली साइड पे देना है और पेबल का डेबिट वाली साइड पे देना है। खैर वो आप हिट एंड ट्रायल से भी आपको पता लग जाएगा। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मेरा स्ट्रक्चर एक बन गया है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। अच्छा, वर्क एंट्रीज़ का मैंने आपको बताया था, ये देखें यहाँ पे वर्क एंट्रीज़ का ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपने अपना वर्किंग स्केड्यूल डिफाइन किया हुआ था ना 5 डेज़ अ वीक, उसके हिसाब से यहाँ पे आप अपनी वर्क एंट्रीज देख सकते हैं, ठीक है। अभी चूंकि एक ही एम्प्लाई मैंने मोहम्मद खलील डिफाइन किया है, तो उसका ये देखें ऑटोमेटिकली ये सारी एंट्रीज आ रही हैं। ये जो दो ब्लैंक आ रहे हैं वाइट, वो ऑफ डेज हैं, ठीक है। ठीक हो गया। मैं पे स्लिप में जाता हूँ। पे स्लिप आप बैचेज में भी बना सकते हैं। बैच का मतलब ये है कि आप एक बैच बनाए, उसमें जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं उनकी पे स्लिप कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, सारों की इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, उनके साथ जो जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है। एक मिनट सिर्फ होल्ड करते हैं, मुझे कॉल आ रही है। जी, अच्छा, समझ लग रही है ना आप लोगों को?
जी जी जी। जहाँ पे ना लग रही हो यार बता देना। अच्छा, बाकी ये है कि चीज़ें सही क्लियर आपको आपकी प्रैक्टिस से होंगी, ठीक है। और अब जाएंगे आप पेरोल पे। हम उसके, चूंकि हमारा बंदा ये एक है, दूसरा उसमें मेरा नाम है, मैंने अपनी सेटिंग नहीं की तो इसलिए मैं बैच प्रोसेस नहीं करता। अगर आपने सारों को कर दिया तो आप बैच प्रोसेस कर सकते हैं। मैं सिंपल अकेली प्रोसेस कर लेता हूँ। न्यू पे क्लिक करता हूँ, एम्प्लॉय सेलेक्ट करता हूँ। सॉरी, ये बैच में था, मैं बैच उसने न्यू कर दिया। मैं जाता हूँ पे स्लिप 2 पे, यहाँ पे न्यू करता हूँ। एम्प्लॉय सेलेक्ट करूँगा जिसकी मैंने पे स्लिप कैलकुलेट करनी है, खलील। और मैं इसमें मंथ दूंगा अगस्त का, पिछला महीना देते हैं क्योंकि वो गुजर चुका है। तो अब देखें, जैसे ही मैंने दिया है तो उसने नीचे आपको नंबर ऑफ डेज उसमें ऑटोमेटिकली लोड कर दिए हैं, ठीक है। ये सैटरडे संडे स्किप करके नंबर ऑफ डेज दे रहा है, ठीक है, कि उस मंथ के जी वर्किंग डेज कितने हैं, ठीक है। लेकिन सैलरी वो पूरी देगा क्योंकि वो उनको सैटरडे अच्छा, संडे अलाउ के अलावा। अलाउ अलाउ अपने आने दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अदर इनपुट्स में आप देखते होंगे मैंने लोन एक जनरेट किया था तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड कर लिया, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। ये है सैलरी की वर्किंग डेज की इन्फॉर्मेशन, ये है मेरे लोन की इन्फॉर्मेशन। अब मैं जाऊंगा सैलरी कंप्यूटेशन में तो देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इसको सेव करूंगा और ऊपर एक कंप्यूट शीट का ऑप्शन है, मैं कंप्यूट पे क्लिक करूंगा तो जो मैंने रूल्स अभी आप लोगों के सामने डिफाइन किए हैं उसके मुताबिक सिस्टम रूल्स लगाएगा। किसके ऊपर? ये जो 1,50,000 ग्रॉस आ गई हुई है या कॉन्ट्रैक्ट वेज आ गई हुई है कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म से, इसके ऊपर सारे रूल अप्लाई करेगा और यहाँ पे सैलरी कंप्यूटेशन करेगा। कैसे? मैं कंप्यूट पे क्लिक करता हूँ तो ये लें जी, उसने, मैंने उसे कहा था जी बेसिक सैलरी 80% है, उसने बता दिया क्वांटिटी 1 है, रेट 80% है और 150,000 का 80% उसने 120,000 दे दिया। ओके। ईओबीआई मैंने कहा था जी कि आपने डिडक्शन बनानी है, फिक्स अमाउंट है 300, उसने 300 इधर डाल दिया। वहाँ पे मैंने माइनस में नहीं डाली थी इसलिए उसने यहाँ पे प्लस में डाली। मैं माइनस में डाल दूंगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगी। एक मैंने ईओबीआई डाला था 1200 से कि ये कंट्रीब्यूशन है, इसको आपने कैलकुलेट करना है, ये उसने 1200 दिखा दिया, इधर कंट्रीब्यूशन है। ग्रॉस का फार्मूला पहले से ही लगा हुआ था, उसने ग्रॉस दिखा दिया है, ठीक है। और व्हीकल डिडक्शन एक मैंने लोन डाला था, वो देख लें यहाँ पे डिडक्शन माइनस में सिस्टम ले आया है। मैंने कहा था कि सिस्टम ओडू जो डिडक्शन लेके आता है उसे माइनस में लेके आता है। तो मैं अपना ईओबीआई भी फिलहाल माइनस में कर लेता हूँ कि आपको चीज़ें ज़रा अंडरस्टूड हों। तो ये डिडक्शन थी मेरी, मैं इसके रूल पे दोबारा गया, ये 300 के साथ मैं माइनस लगा देता हूँ और जो 1200 आ रहा है मैं उसके साथ माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि दैट इज़ नॉट डिडक्शन, वो मेरा कंट्रीब्यूशन है जो मैंने पे करना है ईओबीआई को, तो उसको मैं नहीं करूँगा। अब मैं वापस आया, मैं एक दफ़ा दोबारा कंप्यूट शीट करूँगा इस इम्पैक्ट को लेके आने के लिए। तो ये मैंने दोबारा कंप्यूट किया तो देखें वो 300 माइनस में हो गया। ओके। जी जी, ठीक हो गया। और हमारी ग्रॉस क्यों नहीं ठीक आ रही, बताएगा कोई? मैं जाता हूँ इसमें नेट में भी फर्क आ गया 600 का, वही माइनस ये करने से उल्टा हो गया। ग्रॉस की वजह से फ़र्क है ना, ये ग्रॉस हमारी सही नहीं आ रही। मैं इस पर चेक करता हूँ, ग्रॉस का फार्मूला मुझे लग रहा है हमने छेड़ा है। बेसिक प्लस मैंने अलाउंसेस किया है और माइनस डिडक्शन नहीं की ना, ऊपर भी तो है नहीं नहीं डिडक्शन। नहीं 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 नहीं, वो ग्रॉस से डिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट जो बेसिक कैलकुलेट की थी आपको याद होगा, सिर्फ उसने लिखा हुआ था पे डॉट पे स्लिप अमाउंट, मतलब वो सही है, ग्रॉस को ही बेसिक ले रहा था, ठीक है। सही हमने है उसको ग्रॉस। 80% कर दिया है, ठीक है। तो अब वो बेसिकली हमने उसको कम कर दिया ना। तो अब हाँ मैं सही है। यहाँ पे बेसिक नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा कॉन्ट्रैक्ट डॉट वेज, वही मेरी ग्रॉस है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको। इसको कंप्यूट शीट करूंगा। अब ग्रॉस ठीक हो गई, आपकी 1,50,000 आ गई, बेसिक हाँ आपकी 1,20,000 आ गई। और अब जो नेट सैलरी है इसमें से अगर आप 10,000 और 300 माइनस करें तो बाकी कितना आना चाहिए? ये बेसिक से माइनस कर रहा है ना? हाँ सही है, अब सही आ रहा है। नहीं, अभी भी सही नहीं ना आ रहा। लेकिन लेकिन ये जो दूसरी है ये जो कंट्रीब्यूशन है। ये जो है क्या नाम लेते हैं, एक चॉइस और भी स्किप है ना हमारी, कि हमने जी उसे कहा कि 120,000 तो बेसिक है, तो बाकी जो 30,000 है वो क्या है? हमने नहीं ना डाला हाँ, वो अलाउंस। नहीं डाला, वो मैं नहीं डाल डाला। देता हूँ कि वो जी आपका मेडिकल अलाउंस है 30,000।
मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं बजाय इसके कि हम अब वो 20% बनता है ना। जी मेडिकल अलाउंस मैं इसे कह देता हूँ, ये अलाउंस है मेरा। और अच्छा, ये सीक्वेंस भी बड़ा इसमें मैटर करता है। सीक्वेंस का मतलब है कि आपकी जो लाइनें आएंगी सैलरी में वो किस तरतीब से आएंगी। ठीक है, तो अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं बेसिक पे पहले आ रही है और उसके ऊपर आप फिर कोई अलाउंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो अलाउंस उसके बाद होना चाहिए, क्योंकि पहले बेसिक कैलकुलेट होगी सीक्वेंस में तो फिर अलाउंस कैलकुलेट होगा। तो इस सीक्वेंस का भी आपने ध्यान रखना होता है। मैं इस पे जाता हूँ, इसे कहता हूँ ये परसेंटेज है, और मैं इसे कहता हूँ ये क्वांटिटी 1 है, और ये 20% है क्योंकि 80% बेसिक है तो मैं 20% ले लेता हूँ एग्जाम मेडिकल अलाउंस, और इसको मैं कर देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट डॉट वेज। कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म से जो मैंने वेज डाली है उसका 20% ले। कोड हमेशा भूल जाता हूँ मैं, यहाँ पर दे देता हूँ MA, इसका कोड है, मेडिकल अलाउंस है। और मैं मोहम्मद अखलील पे दोबारा आऊँगा और कंप्यूटर शीट पे दोबारा क्लिक करूँगा जस्ट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब देखें बल्कि एक और काम करता हूँ बेसिक पे, इनका मैं थोड़ा सा सीक्वेंस भी ठीक करता हूँ कि ये चीज़ें एक दूसरे के साथ आएँ। ये बेसिक सैलरी है, ये इसका सीक्वेंस है 1, और ये EOBI है इसका 5 है, और ये EOBI है इसका भी 5 है, और मेडिकल अलाउंस का मैं कर देता हूँ 2, तो ये बेसिक के बाद आना चाहिए, और ग्रॉस का 3 करता हूँ, ये भी बेसिक के बाद आना चाहिए, ये सबसे बाद आ रही है, बल्कि इसको 0 करता हूँ कि ये सबसे पहले आनी चाहिए। और उसके बाद डिडक्शंस हैं और नेट पे है, आई थिंक सो वो ठीक है। वापस जाता हूँ, तो अब मैं दोबारा कंप्यूट करूँगा तो सीक्वेंस भी चेंज होगा। ओके, सबसे पहले ग्रॉस आ गई 150,000, फिर बेसिक आ गई 120,000, मेडिकल अलाउंस आ गया 30,000, और 300 की EOBI डिडक्शन आ गई, 1200 का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, मैं इसका नाम यहाँ पे EOBI एम्प्लॉयर भी कर सकता हूँ, मैंने वहाँ पे नहीं किया था, तो आप कर सकते हैं, तो आपको पता हो कि ये एम्प्लॉयर है। ठीक है, उसके बाद व्हीकल लोन जो मैंने डिडक्शन डाली थी 10,000 आ गई। तो अगर आपकी जो 150,000 है उसमें से आप 10,300 माइनस करें तो मेरे ख्याल में 1,39,700 ही नेट पे आपकी बनती है। इसको मैं सेव कर दूंगा, और ये देखें ऊपर आपको यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि इसके साथ 1 सैलरी अटैचमेंट है जो कि आपका लोन है, वो आप क्लिक करेंगे तो उस पर ले जाएगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, मेरे ख्याल में अब आप पेरोल बना सकते हैं और आप सेल भी कर सकते हैं पेरोल। जी जी, गुड हो गया। ठीक है, होता इसके है। ऊपर अगर आप अभी इसको मैंने सेव किया हुआ है, अभी इसका कोई वोचर नहीं डाला, और ना ही इसकी अभी आपको प्रिंट आप कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन प्रिंट इसका सेव नहीं होगा। अगर आप क्रिएट ड्राफ्ट एंट्री करेंगे तो इसका वोचर भी डाल जाएगा, आर यू श्योर, ओके, लेकिन वोचर ड्राफ्ट पे जाएगा, और अब इसका प्रिंट सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, और आप वो प्रिंट यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, प्रिंट के भी पे स्लिप के कुछ फॉर्मेट्स हैं, आप उनको टेम्पलेट हैं 2-3, वो आप सेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप खलील साहब की पे स्लिप भी देख सकते हैं, ये पे स्लिप है जी, और इसमें वही डिटेल आ रही होगी जो आपके सिस्टम में आ रही है। ओके, ये सारे फॉर्मेट्स लोगो शोगो आप चेंज भी कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन होता है कि मैं दिखा दूंगा आपको, अकाउंटिंग किया है, पता नहीं की है कि नहीं हमने, ये है इसमें। अगर मैं अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज में जाऊँ तो एंट्री ड्राफ्ट पे आ गई होनी चाहिए हमारी, जो हमने सैलरी क्रिएट की है। ये लें जी, अगस्त 23 पेरोल, और ये सैलरी का वाउचर आपका ड्राफ्ट पे आ गया। इसमें मैंने सिर्फ नेट पे का और EOBI का कहा था, तो ये नेट पे का उसने 39,700 का एक्सपेंस चार्ज कर दिया और पेबल चार्ज कर दिया, और 1200 मेरा कंट्रीब्यूशन है उसका एक्सपेंस चार्ज कर दिया और पेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है जी, और इस यहाँ से आपने पोस्ट खुद करनी होती है, वो ड्राफ्ट पे फेंकता है अकाउंटिंग एंट्री, पोस्ट आपने खुद करनी है। डन हो एक गया जी। एक इसमें और ऑप्शन है, बता दूंगा आप लोगों को। इसमें अगर हमने डॉक्यूमेंट्स का मॉड्यूल किया हुआ है तो डॉक्यूमेंट की ऐप नहीं है, उसमें ये ऑप्शन होता है कि अगर डॉक्यूमेंट की ऐप है तो उसमें भी सेटिंग में ऑप्शन होता है पे स्लिप
का वो ऑन कर दें तो जितनी भी आपने यहाँ से पे स्लिप्स बनाई हुई हैं और डॉक्यूमेंट की ऐप में जाके आप इकट्ठी वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, सारी उधर पड़ी होंगी। सही हो गया। ठीक है जी, ये डैशबोर्ड से आप देख सकते हैं डिटेल जो भी आपने रजिस्टर की हैं, जो रनिंग कॉन्टैक्ट हैं। अगर आपने बैचेज में सैलरी प्रोसेस किया है तो यहाँ पे बैच भी आ रहे होंगे। अभी हमने सिर्फ इंडिविजुअल की है इसलिए वो नहीं आ रहा। ये नीचे एम्प्लॉयर का कॉस्ट भी आ रहा है, नेट सैलरी अगस्त की वो बता रहा है जी इतनी है आपकी, टोटल ग्राफ बता रहा है। ये एम्प्लॉइज़ का ट्रेंड बता रहा है, किस महीने में कितने एम्प्लॉई थे आपके।